नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। बात आज महंगाई की करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश और तमाम 5 राज्यों में चुनाव हुए, उस समय में पेट्रोल डीजल के दाम बिल्कुल भी नहीं बढ़े थे, लेकिन अब एक बार फिर से चुनावों के बाद महंगाई ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि चुनाव परिणाम आने के बाद एक बार फिर से महंगाई की दर बढ़ने लगी है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के साथ ही देश भर में कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर 250 रुपए महंगा हुआ, और वहीं नेशनल हाईवे पर भी अब टोल टैक्स जो है वो इसी महीने से बढ़ा दिया गया है। गैस, पेट्रोल और डीजल के दाम को लेकर देश के लोगों का जैसा अंदेशा था, बिल्कुल वैसा ही अभी हो रहा है। लोगों का यह अनुमान था कि 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद गैस, डीजल और पेट्रोल के दामों में भारी वृद्धि सरकार करेगी। रिजल्ट आने के बाद अब पेट्रोल डीजल के दाम प्रतिदिन बढ़ने भी लगे हैं। महंगाई का तड़का लोगों को लगने लगा है। लोगों का साफ कहना है कि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार को अब ऐसा लगना चाहिए कि चुनाव में महंगाई, बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं होता है और ना ही हुआ है, इसलिए सरकार बिना सोचे समझे पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि कर रही है। इससे महंगाई आसमान छू रही है और लोगों के घरों का बजट बिगड़ने लगा है। केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम में वृद्धि किए जाने का असर लोगों पर पड़ रहा है और लोगों ने इस पर नाराजगी जाहिर की है। लोगों ने कहा कि केंद्र सरकार जब 5 राज्यों में चुनाव थे, तब तक पेट्रोल डीजल के दामों को नहीं बढ़ने दे रही थी, और जैसे ही चुनाव परिणाम आए उसके बाद लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि हो रही है और इससे आम जनता की जेब ढीली हो रही है। वहीं डीजल की कीमत में वृद्धि से महंगाई का भी तड़का लगा है, क्योंकि कमर्शियल गैस सिलेंडर भी महंगा हुआ है, पेट्रोल डीजल भी महंगे हुए हैं, जिसकी वजह से सब्जियां, ट्रांसपोर्टेशन की ओर से तमाम चीजें महंगी हो गई है। चाहे आप सब्जियों की बात करें, बाहर अगर आप खाना खाने जाएं तो वो चीजें भी अब महंगी हो गई है, होटल्स पर खाना महंगा हुआ। ये तमाम चीजें जो है वो आम जनता से जुड़ी है और आम जनता से जुड़ी तमाम चीजें महंगी होती जा रही है। यानी कि सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि राहत देने की अब सरकार के पास क्या तरकीब है, इस पर अब जनता विचार करने लगी है कि अब सरकार किस तरीके से राहत जो है वो जनता को देगी इस महंगाई से, क्योंकि पेट्रोल डीजल लगातार बढ़ते जा रहे हैं, गैस सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, टोल टैक्स भी बढ़ा दिया गया है, अब सफर करना भी महंगा हुआ है। ये तमाम जो चीजें हैं वो जनता से जुड़ी है और यही चीजें ये साफ जाहिर करती है कि अब महंगाई और बेरोजगारी कोई भी मुद्दा सरकार के लिए, किसी भी सरकार के लिए नहीं रह गया है। इसलिए चुनावों के समय में राहत दी जाती है और उसके बाद एक बार फिर से पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, पीएनजी तमाम चीजों के दाम इस तरीके से बढ़ा दिए जाते हैं मानो सरकार को जनता से कोई सरोकार की ना हो। तो बहुत पड़ेगा सर गरीब आदमी के ऊपर। सैलरी के हिसाब से पेट्रोल तो बहुत हैवी हो रहा है हम लोग के नौकरी करने वाले को। जेब खर्च के ऊपर बहुत वो प्रभाव पड़ रहा है। आज पेट्रोल 20 पैसे बढ़ाओ, डीजल 20 पैसे बढ़ाओ, इससे आपको क्या फायदा? हमको तो नुकसान है, कोई फ़ायदा तो कुछ है नहीं में इतना महंगाई हो रही है और परिवार चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। नींबू के दाम काफ़ी बढ़ गए हैं, आपका क्या फील, क्या आपने और क्या कुछ असर पड़ा है किचन बजट पे? हाँ देखो, अभी मैं नींबू ये जो सब्जी लेने आई हूँ तो नींबू का भाव देख के मेरे तो एकदम पूरी हैरान हो गई हूँ। बहुत ज़्यादा है, 200 रुपये प्रति किलो हो गया है। पहले 50-60 रुपये में मिल रहे थे, तो बहुत ज़्यादा असर हो रहा है किचन के बजट पे अभी तो अभी अच्छा हो, कब पता नहीं कब कम होगा। पॉलिटिशियन को भी ये पता चलना चाहिए कि कब ये इतने ज़्यादा भाव सब्जी के बढ़ रहे हैं हर चीज़ के। आपने क्या नींबू लिया, कितना लिया? पहले 1 किलो लेती थी तो आज क्या कुछ कम लिया? बहुत कम पूरा, क्योंकि बजट में सेट करना पड़ता है तो बहुत, मतलब पहले से चीज़ें मतलब कम तो होती ही है लेने में। सर जी देखिए, पहले तो 1 महीने पहले 50-60 रुपये दाम थे हाँ नींबू के। अभी बहुत बढ़ गए हैं प्राइस, समर के हिसाब से बढ़े हैं, लेकिन इतना नहीं बढ़ना चाहिए। जो
नींबू के दाम अप्रैल मई में होते थे, वो अभी है। वो भी क्या है कि मार्च में अभी 180 से 200 चल रहे हैं नींबू के भाव। वो बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत बढ़ गई है, लेकिन इतने भाव नहीं होने चाहिए। क्या पता क्या है क्या नहीं, लेकिन भाव बहुत ज़्यादा है। बहुत फ़र्क पड़ता है बिकॉज सैलरी बढ़ नहीं रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। डीजल के रेट रोज़ बढ़ रहे हैं एक तरह से, और डीजल का रेट बढ़ने की वजह से बाकी चीज़ें भी महंगी हो रही हैं। क्या फर्क देखते हैं पहले जब आप तेल डलवाते थे, पेट्रोल डलवाते थे, आप डलवाते हैं, कितना फर्क आप देखते हैं गाड़ी में? बहुत फ़र्क है। 4-5 साल पहले बिल्कुल हाफ प्राइस था, मतलब 55-60 से लेके अभी तक, मतलब अभी तो आप देख लो 93 है। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? अगर कुछ ना कुछ तो ज़रूर करना चाहिए इस पर। एटलीस्ट जीएसटी लगा दें तो बाकी के जो टैक्स हैं इस पे वो नहीं लगेंगे। सर देखिए, फर्क तो सारा ही पड़ता है। पब्लिक के जेब से जब जाता है ना, तो सारा ही फर्क पड़ता है। हर चीज़ महंगाई होती जा रही है। पहली गवर्नमेंट क्या थी और आज गवर्नमेंट क्या कर रही है साहब। सबसे बड़ी बात तो ये है कि गवर्नमेंट ने जिस वादे से गवर्नमेंट के सस्ता पेट्रोल होगा, सस्ता सब कुछ होगा, आज वही चीज़ महंगा हो जा रहा है। गैस पेट्रोल डलवाने में और डलवाने में कितना फर्क आप देखते हैं? पहले 300 रुपये में हमारी डिग्गी फुल हो जाया करती थी, आज 400 रुपये में। GST 80 पैसे बढ़े जी सर। हम बड़े परेशान हैं सर, रोज़ के रोज़ बढ़ जाते हैं CNG पे। आप हम मिडिल क्लास लोग हैं, हम ऑटो चलाकर गुजारा करते हैं, इसी वजह से परेशान हैं। हमें सप्ताह से ये जो रोज़ बढ़ जाते हैं, कभी 80 पैसे, कभी 2 रुपये, कभी 4 रुपये। सर हम ऑटो सवारी वही पैसा देती है, और मान लो हम 150 रुपये देते हैं उस जगह के, अब बताओ 4-5 रुपये बढ़ गए। आज 80 पैसे बढ़ गए, आज मैंने देखा आन के CNG पे तो 80 पैसे बढ़ गए। अब ये सवारी वो पैसे नहीं देती, अब सवारी तो वही देगी ना। अब हमारे CNG पे डबल लेते हैं पैसे, बात ही परेशानी होती है। परेशानी बहुत होती है सर। हम तो ये छोड़ते हैं, ऑटो वोटो चलानी छोड़ देंगे सर। हमारी बस यही गुजारिश है जनता से हाथ जोड़कर कि ये CNG पे थोड़ा कंट्रोल रखें। बहुत समस्या होती है मिडिल क्लास के लोगों को, सैलरी बढ़ती नहीं है। गवर्नमेंट को इस पर लगाम लगाना चाहिए। गवर्नमेंट से क्या कहेंगे कि अब लगातार से मतलब पैसे बढ़ रहे हैं, रोज डलवाना भी है? रोज डलवाना भी पड़ता है, परेशानी होती है, कहाँ से इतना पैसा आएगा। तो गवर्नमेंट को लगाम लगा। चलिए, तो महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और जो अब गरीब शख्स है, गरीब इंसान जो है, वो भूखे पेट करवट लेने को मजबूर है, लेकिन सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। इसी पर चर्चा की शुरुआत कर रहे थे, क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, बात करना इस पर जरूरी हो जाता है। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनको तारुफ आपसे करवा देते हैं। देशबंधु दीक्षित जी हमारे साथ, नेता बीजेपी से मौजूद हैं। CK ठाकुर जी, नेता कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद है, और पल्लव पाल जी, आर्थिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है सर NB न्यूज पर। सबसे पहले मैं शुरुआत आप ही से पल्लव पाल जी करना चाहूंगी, क्योंकि महंगाई जिस तरीके से लगातार बढ़ती जा रही है, इस पर सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया मैं चाहूंगी। महंगाई इस तरीके से बढ़ रही है कि अब लोगों की थालियों से, गृहिणियां सबसे ज्यादा परेशान है, और थालियों से अब खाना, सब्जी भात भी अब दूर होती जा रही है। आप ये चीज समझिए कि यूरोप की ब्रेड बास्केट थी रशिया। जब यूरोप ने रशिया से कुछ भी सामान लेने से मना कर दिया, सिर्फ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ले रहे हैं जिसकी क्वांटिटी इंक्रीज की है, इसके अलावा बाकी जो बेसिकली जो फूड आइटम्स है वो अब एशिया से जा रहे हैं, इसलिए महंगाई तो बढ़ेगी। जब तक ये रशिया यूक्रेन लड़ाई चल रही है तब तक ये महंगाई तो बढ़ेगी। जहां तक बात है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास स्पेस है इस टाइम पे प्राइसेस रिड्यूस करने का। वो लोग एड वैलोड्रम और एक्साइज ड्यूटी बढ़ा के ऑलरेडी चार्ज कर रहे हैं। गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के पास ऑप्शन है इस टाइम पे प्राइसेस रिड्यूस करने के, मगर कौन क्या डिसीजन लेगा ये वक्त बताएगा। चलिए ठीक है, दीक्षित साहब आपके पास मैं आना चाहूंगी। फिलहाल जिस तरीके से कहा पल्लव पाल जी ने कि महंगाई बढ़ रही है, लेकिन सरकार के हाथ में है कि किस तरीके से इस महंगाई से जनता को राहत दी जाए। सरकार क्या कर रही है, क्या तरकीब है आपके पास? नवरात्रि के पर्व पर मैं सभी देशवासियों और प्रदेशवासियों को नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई देता हूं। अब आपने जो मुद्दा आज का छेड़ा है कि पेट्रोल के दाम पिछले 5-6 दिनों में द्रुत गति से बढ़े हैं। देखिए, पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, इस बात से
मैं इनकार नहीं करता हूँ, और उसी के सापेक्ष में महंगाई दर भी बढ़ती है। महंगाई बढ़ने के बहुत सारे कारक, लेकिन इस पर मैं कहना चाहूंगा, आपने देखा जो यूरोपियन स्थिति है, यूक्रेन रूस का युद्ध है, 80% से ज्यादा हम पेट्रोल डीजल ईंधन हम आयात करते हैं। और जहां तक रही बात महंगाई से निजात दिलाने की, तो उसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। अभी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी नाथ के नेतृत्व में दोबारा हम उत्तर प्रदेश में जीत के, और केंद्र में भी श्रद्धेय प्रधानमंत्री और लोकप्रिय भारत के प्रधानमंत्री नित्य जो है नए फैसले ले रहे हैं। और निस्संदेह देखिएगा आने वाले सप्ताह में भारतवासियों को महंगाई से निजात मिलेगी। क्योंकि देखिए, जब कोई चीज हम किसी के ऊपर निर्भर रहते हैं और 80% से ज्यादा पेट्रोल और डीजल जब हम बाहर से आयात करते हैं, और बाहर आपने देखा युद्ध जैसी आपात स्थिति है, आज 38-39 दिन हो गए यूक्रेन रूस के युद्ध को, तो उसका इम्पैक्ट जो है, क्योंकि आप जानते हैं डीजल और पेट्रोल जो है अभी हमारा जीएसटी के दायरे में नहीं आया है, उसके भी लिए भी हमारी केंद्र सरकार प्रयासरत है। सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों से बातचीत चल रही है, 2-3 दौरों की बातचीत पहले भी हो चुकी है, और भी बहुत सारे उपाय भी ग्राउंड स्तर पर हमारे शीर्ष नेतृत्व द्वारा किए जा रहे हैं। और मुस्कान जी, मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि आने वाले सप्ताह में इस महंगाई से जनता को रिलीफ जरूर मिलेगी, और जो है शीघ्र से शीघ्र जो है ये जो पेट्रोल और डीजल के मूल्य बढ़ रहे हैं, इन पर कुछ अंकुश जरूर लगे। ठीक है, चलिए एसटी ठाकुर जी, आपके पास पहले मैं आना चाहूंगी, उसके बाद इन सवालों का जवाब भी लेंगे। फिलहाल जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ रही है, विपक्ष लगातार इसका विरोध कर रहा है, और विजय चौक पर अभी कांग्रेस ने प्रदर्शन भी किया। लेकिन अगर बात की जाए विपक्ष की, तो राजस्थान में सबसे ज्यादा पेट्रोल डीजल के दाम इस समय देखे जा रहे हैं। जी मुस्कान जी, ये बेलगाम भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। ये महंगाई को जिस ढंग से ले जा रहे हैं, बेरोजगारी जिस ढंग से, देखिए आदमी में से रोजगार होता, पैसे कमाते तो उसको पॉकेट पे इफेक्ट नहीं पड़ता। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर रोजगार है ही नहीं, रोजगार का अवसर इन्होंने दिया नहीं, सरकारी नौकरियां छीनती चली जा रही है, सरकारी उपक्रम को इन्होंने बेच दिया है, लोगों के पास अवसर नहीं है नौकरी करने का, तो कहाँ से लोग पॉकेट में पैसे रहेंगे। तो हर तरह से जो डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ा है, देखिए आपने कहा गंगानगर में, राजस्थान में जो दिखा है, तो गंगानगर एक सुदूरवर्ती इलाका है जहाँ पेट्रोलियम पदार्थों को पहुंचने में काफी मशक्कत होती है, तो वहां पर सबसे अधिक दाम दिखा। और वो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है शायद, इसलिए आपने इस चीज को कहा। लेकिन ऐसा नहीं है अन्य राज्यों में, क्योंकि अब तो राजस्थान और महाराष्ट्र और झारखंड, ये 3 जगह कांग्रेस समर्थित सरकार है, जहां मैंने देखा कि बहुत सारे लोग इसी स्टेट को टारगेट करके कहा कि यहाँ इसमें दाम। लेकिन अन्य आप चले जाए मध्य प्रदेश में, नेक्स्ट 117 रुपये वहाँ पेट्रोल का कीमत हो गया, वो उस पर लोगों ने नहीं कहा। लेकिन क्योंकि गंगानगर काफी दूर है, सिर्फ गंगानगर में वहाँ दिखा रहा है कि 120 रुपये लीटर बढ़ा है। तो मेरा कहना है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ उन सबूतों को छोड़ती है जहाँ से कि लगे कि हमको वहाँ राहत मिले, उसी पर डिस्कशन करके लोग पीछे चले जाए। बात यहाँ ये नहीं है, आप यूक्रेन और रसिया का युद्ध चल रहा है, उस युद्ध से ठीक है वर्ल्ड की इकोनॉमी पे असर पड़ा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में सरकार बैठी है, अन्य मुद्दों से, अन्य रिसोर्सेज से पैसे को कंट्रोल कर सकती है, महंगाई को कंट्रोल कर सकती है। आपने कहा अभी कि रोड टैक्स में जो टोल टैक्स है उसमें काफी वृद्धि कर दिया गया है, ये तो देखिए तुगलकी फरमान है, यह तो पूरा हिटलरशाही है इस मोदी सरकार की। इनको तुरंत कंट्रोल करना चाहिए इन चीजों से। अब देखिए अभी श्रीलंका में जो हाल हुआ है, मुझे लगता है कहीं उसी जगह ना ये देश पहुंच जाए जो इकोनॉमी का हाल करते जा रहे हैं माननीय मोदी। इसलिए इस पर कंट्रोल करना जरूरी है मुस्कान जी को। भारत के जो प्रधानमंत्रियों को देखने की जरूरत है, उनको अपने से इस पर लेना चाहिए। जो हर क्षेत्र में अपने से कूद पड़ते हैं, उसी ढंग से यहाँ भी इनको संज्ञान लेना चाहिए कि किस ढंग से महंगाई को कंट्रोल किया जाए। मुस्कान जी, क्या कांग्रेस को संज्ञान लेने की जरूरत नहीं है क्या? अगर बीजेपी बेलगाम हो रही है तो कांग्रेस लगाम लगा ले, अपने राज्यों में तो लगाम लगाइए आप। हमारे पास राज्य ही कितने हैं?
वो भी तो आप ही की गलती है, जितने राज्य हैं उन्हीं में कुछ सुधार कर दीजिए। चलिए, क्या उससे कुछ नहीं होना है। इनके पास बहुत सारे राज्य, अभी 5 राज्य में चुनाव हुआ, उसमें से एक पंजाब छोड़ के सारे सीट इन्होंने जीते, सारे राज्य को इन्होंने जीता है, तो उनको कंट्रोल करने का पावर इनको है। ये तो अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने वाली बात हो गई। ठीक है ठाकुर जी, राजस्थान आपके पास है, महाराष्ट्र में आप गठबंधन में है, छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है, क्यों नहीं वहां पर कम हो सकते हैं दाम? नहीं, दाम कम हो सकते हैं, लेकिन जब केंद्र ही कम नहीं कर रहा है, हम लोग कैसे कम कर सकते हैं इसको? ये जो दुआ। ठीक है, चलिए पल्लव पाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। पल्लव जी, स्टेट्स के पास एक्साइज पे एड वैलोड्रम रिड्यूस करने का पूरा स्पेस होता है। 2 मिनट लगते हैं सिर्फ एक सीएम को एक सिग्नेचर करना होता है, एड वैलोड्रम रिड्यूस हो जाएगा और पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस नीचे आ जाएंगी। ये तो बहुत कॉमन सेंस की बात है। तो और जहां तक नौकरियों का सवाल, ठीक है ठाकुर साहब, हम हमारे देश को कब तक सब्सिडी के बैसाखियों पे चलाएंगे, ये हमें सोचना पड़ेगा। हमें 1970 की इकोनॉमिक्स को चलाना है या हमें 2020-22 की इकोनॉमिक्स को चलाना है? हमें न्यू इकोनॉमिक्स में जीना है या 1970 की सोशलिज्म और वेलफेयरिज्म जो ओरिजिनल प्रॉब्लम थी इंडियन इकोनॉमी की, उसी पे चलाना है? आपने नेशनलाइजेशन किया 1969 में बैंक का, उसका खामियाजा आज तक ये देश भुगत रहा है। हालांकि बैंक का नेशनलाइजेशन में जो हेल्प की है, देखिए वो एक डिफरेंट इशू है, मगर आज तक हम उन बैंक के अंदर पैसा डाल रहे हैं, हम टैक्स पेयर मनी उन बैंक के अंदर डाल रहे हैं। आज तक जो नेशनलाइजेशन हुआ बाकी कंपनीज का, बाकी चीजों का, उसका खामियाजा आज तक ये देश भुगत रहा है। ये बोल देना कि बहुत आसान है कि नौकरियां खत्म हो रही है, नौकरियां खत्म इस वजह से नहीं हो रही है, नौकरियां खत्म इस वजह से हो रही है कि 2008 से हम पूरी दुनिया में स्टैग्फ्लेशन का प्रोसेस देख रहे हैं। हम पैसा प्रिंट तो कर रहे हैं, बट उसकी यूटिलाइजेशन कहाँ हो रहा है ये किसी को नहीं पता है। ठीक है, चलिए 2008 बोले ठाकुर साहब। जी, मैं कह रहा था कि आपने कहा सोशलिज्म और वेलफेयर पर जो सरकार खर्च कर रही है वो तो जरूरी है। हिंदुस्तान का जो स्ट्रक्चर है, सोशल स्ट्रक्चर, ठाकुर साहब आप मेरी पूरी बात कीजिए। जी, मैंने कहा हम अपने देश को सोशलिज्म और वेलफेयरिज्म के बैसाखियों पे कब तक चलाएंगे? हमने पैसा प्रिंट तो कर लिया, मगर उसका यूटिलाइजेशन कहाँ हुआ है? बैसाखियां देना बहुत आसान है, छीनना बहुत मुश्किल है ठाकुर साहब। बिल्कुल सही। बैसाखियां दे दें, और चाहे वो बीजेपी सरकार हो चाहे कांग्रेस सरकार हो, हमने बैसाखियां देने का ही काम किया है। और कांग्रेस ने बैसाखियां 2004 से 2014 तक जो देश को बैसाखियों में चलाया और मनमोहन सिंह जी की बातें नहीं सुनी, उसका खामियाजा आज भुगत रहे हैं हम। अगर जीएसटी उस टाइम में इम्प्लीमेंट हुआ होता तो आज इस देश में पेट्रोल और डीजल जीएसटी उसके अंदर होता, लैंड और लिकर जीएसटी के अंदर होता। आज भी आधे आइटम जीएसटी के बाहर नहीं होते ठाकुर साहब। आज भी 172 आइटम ही है 340 आइटम में से। जो नेशनल एस्मा में जो आइटम्स आते हैं उनमें से आज भी 172 आइटम ही है। चलिए ठीक है, जवाब पल्लव जी ले लेते हैं सीके ठाकुर जी से। ठाकुर साहब जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद मैं दीक्षित साहब के पास जाऊंगी। निश्चित रूप से जीएसटी उस समय मनमोहन सिंह जी ने कहा था और उनको रोका गया, लेकिन आज ये इतने दिनों से मोदी जी शासन में हैं, तो फिर ये क्यों नहीं लगा रहे हैं पेट्रोलियम पदार्थों पे? ये तो उनकी है, वो हर चीज में अपना मोनोपोली करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया उनको? इनको यहाँ कौन रोक रहा है? जीएसटी काउंसिल में 66% बाहर स्टेट के पास है। ठीक है, स्टेट के पास है, ये स्टेट तो मैक्सिमम स्टेट इन्हीं के पास है ना। कम से कम इनके पास जो राज्य है उसमें तो लगा दे, ऑटोमेटिक दूसरा राज्य लगाएंगे। ऐसा थोड़ी होता है। जीएसटी नेशनल लॉ है, जो कुछ एप्लीकेबल होगा सब चीज को एक साथ होगा ठाकुर साहब। कब तक कांग्रेस अपना पल्ला झाड़ती रहेगी इन सब चीजों से ठाकुर साहब?
सितंबर आप education 2021 की system- बात है, अभी पिछले ही साल की बात है जब जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई थी, उसमें कांग्रेस ने क्या किया बताइए? आपसे क्या वोट नहीं मांगे गए थे पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के अंडर लाने के लिए? नहीं, इन्होंने अपना मत दिया आप कि अपनी अभी बात आप लगाएंगे करिए, उससे आप एक बार welfare- ठाकुर साहब पहले अपनी बात करिए, आपने क्या किया उसमें? आपने अपोज किया कि नहीं किया? नहीं, अपोज हमने किया कि क्यों किया? जीएसटी लगाने से जो वेलफेयर की बात है, जो गरीब लोग हैं उन पर एक इम्पैक्ट पड़ेगा। तो हम लोगों अगर ने इम्पैक्ट विरोध पड़ेगा किया, पेट्रोल तो हर डीजल को जगह- जीएसटी के अंडर लाने से, कैसे बात करें ठाकुर साहब? फिर क्यों कांग्रेस जो है वो इतने लंबे समय से मांग कर रही है? 4 साल से ज्यादा समय हो गया है कांग्रेस को ये मांग करते हुए कि आप पेट्रोल डीजल को लेकर आइए जीएसटी के अंडर। उसके बाद जब आपको मौका मिला तो आपने उसको अपोज कर दिया। अपोज करना तो देखिए, अपोज करना जब हमको लगा, हम अपने दृष्टिकोण से देखा, इनको जब लग रहा है कि हम सही कर रहे हैं तो करें। एजुकेशन पॉलिसी जो उन्होंने बनाया, तो इनको लगा हम सही कर रहे हैं तो उन्होंने लागू तो कर ही दिया। इसी ढंग से इनको करना चाहिए था। जब किसान बिल को जबरदस्ती पास कर सकते हैं तो करना चाहिए था। देखते हैं हम इसको। आपका ये दृष्टिकोण पहले शायद था नहीं क्या आपके पास? ये बता दीजिए फिर। दृष्टिकोण था, हो सकता है कि हमारे दृष्टिकोण में दोहरी जीएसटी राजनीति मत करिए लागू ना ठाकुर करना- साहब, कम से कम यहाँ तो मत करिए, दोहरा रवैया मत दिखाइए यहाँ पर। एक तरफ आप पेट्रोल डीजल को लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं, दूसरी तरफ आप पेट्रोल डीजल का आपको मौका मिल रहा है कि आप जीएसटी के अंडर लेकर आए, उस समय में आप क्या करें? आपको उसको अपोज करते हैं। नहीं, इनको लागू करना कर देना। जैसे पल्लव पाल साहब ने कहा कि लागू कर सकते तो कर देते। ठीक इनके है, पास तो कांग्रेस कुछ नहीं करेगी। ठीक है मेजॉरिटी ठाकुर है। साहब, मैं लौटूंगा आपके पास। दीक्षित साहब, कांग्रेस कह रही है कि अगर आपको लागू करना है तो आप कर दीजिए, आप क्यों कांग्रेस के पीछे पड़े हैं? खान जी, हमारे कांग्रेस मित्र की मैं बातें बहुत ध्यान से सुन रहा था और हमारे राजनीतिक विश्लेषक ने भी ये बात कही कि मनमोहन जी की सरकार थी और इनके पास पटल पे 10 वर्ष तक सरकार थी, अब इन्होंने क्यों नहीं जीएसटी को लागू किया? और रही बात ये अनर्गल आरोप लगा रहे थे, देखिए इनकी जो आपने अभी बात कही उसी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा और एक लाइन और जोड़ना चाहूँगा। इनकी कथनी करनी में बहुत अंतर रहा। आपने कभी देखा, आपने अभी बताया 3 राज्यों में है, आपने, मैंने बोला जीएसटी में कई कारक होते हैं, कभी जीएसटी के ऊपर भी बैठक कर लेंगे, उसमें स्टेट का भी टैग होता है और सेंट्रल का भी। और जो आपने बताया इन्होंने अपने राज्यों में, और जब हम दायरे में लाने, अभी राजनीतिक विश्लेषण ने कहा कितनी चीजें अभी जीएसटी के बाहर हैं, उनका टैक्सेशन प्रॉपर नहीं हुआ है और ये विरोधी करते हैं जब भी कोई चीज। अभी इन्होंने बात की किसान मुद्दे की, किसान मुद्दे को जो 3 नियम लाए, मैंने कहा 11 बार हमारे किसानों पर फिर कभी बात कर लेंगे दीक्षित साहब, एक बार पेट्रोल डीजल पर बात कर लीजिए, महंगाई पर बात कर लीजिए, किसानों पर फिर चले जाएंगे। मुस्कान जी मैं आ रहा हूँ, लेकिन मैं इनकी बात को, जो आपने कहा ये आपके प्रतिष्ठित चैनल पे झूठे आरोप लगाते हैं, बातें इधर उधर की करते हैं। आपने अभी खुद ही कहा 3 राज्यों में इनकी सरकारें थी, क्यों नहीं क्यों किया? कोई भी सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में जब भी कोई सकारात्मक फैसले सरकार लेती है, ये तुरंत उनका विरोध कर देना। देखिए चुनाव में जीत हार होती है, हम भी विपक्ष में बहुत थे। हमारे श्रद्धेय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने बहुत सालों तक विपक्ष, लेकिन जब भी बात देश की आई या देश के कोई भी ऐसा मुद्दा रहा, आपने देखा अभी एक ऐसी वैश्विक महामारी आई, इन्होंने तो वैज्ञानिकों के द्वारा बनाई गई वैक्सीन का अपमान कर दिया, बोला ये भाजपा की वैक्सीन है। इनके युवा राजकुमार जो है कहते हैं ये भाजपा द्वारा वैक्सीन है। अभी भारत देश की तुलना इन्होंने श्रीलंका से कर दी। आपको मालूम है विदेशी मुद्रा भंडार कहाँ है? वैक्सीन हमने बनाई, दूसरे छोटे राज्यों देशों की मदद की। आज कूटनीतिक देशों में, विश्व में हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री जहाँ भी जाते हैं भारत का मान केंद्र सरकार के पास क्या तरकीब है पेट्रोल डीजल को कम करके? सुनिए दीक्षित साहब, फिर मैं वापिस आता हूँ अपने मूल बिंदु पे। जो एक सवाल का जवाब दे दीजिए, केंद्र सरकार के पास क्या तरकीब है लोगों को राहत देने के लिए? बस इतना सा बता दीजिए। केंद्र सरकार, मैंने आपको बताया, एक तो यूक्रेन और ये रशिया का युद्ध है, उसके अलावा भी बहुत सारे, क्योंकि डीजल और पेट्रोल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पे हैं। लेकिन मैंने आपको जिम्मेदारी पूर्वक कहा कि केंद्र सरकार हमारी लगी हुई है और जल्द से जल्द राहत के उपाय ढूंढ रही है और इससे जनता को निजात मिलेगी। हम भी नहीं चाहते, हमारी जितनी भी योजनाएं हैं वो लोक कल्याण के हित में भी है। हम भी जानते हैं कि इससे जनता को बहुत परेशानी हो रही है। पेट्रोल डीजल के दाम जब बढ़ते हैं तो उसके साथ साथ बहुत सी अन्य चीजों की भी महंगाई होती है और मध्यम वर्ग पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ता है।
लेकिन हमारी केंद्र की सरकार कभी बैठी नहीं है। आपने देखा जब भी कोई समस्या आई, हमारे प्रधानमंत्री त्वरित उस पर एक्शन लेते हैं और कमेटी बैठाते हैं। आप देखिएगा शीघ्र शीघ्र जनता के लिए जो अच्छे फैसले हैं, जो उनके लिए हितकारी और इस महंगाई से निजात दिलाने के लिए जो भी फैक्टर्स काम आए और जो भी अच्छी व्यवस्था होगी उसको लागू की जाएगी। रशिया और रूस और यूक्रेन के युद्ध का आपने जिक्र किया, उसका आपने पूरे तरीके से हवाला दिया कि उसको लेकर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, वैश्विक दाम बढ़ रहे हैं। मैं खुद मानती हूँ इस बात को, लेकिन क्या चुनावों के समय में ये दाम नहीं बढ़ रहे थे? क्या उस समय में क्यों सिर हुए थे पेट्रोल डीजल के दाम? यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध होता है, मैंने आपको बता दिया कि पेट्रोल और डीजल का 80% हम आयात करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कीमतों का चढ़ना उतरना ये भारतवर्ष के परिप्रेक्ष्य में नहीं रहता। लेकिन जो महंगाई बढ़ रही है, जो पेट्रोल के दाम, भारत के अंदर की चीजें तो भारत सरकार के हाथ में रहती होंगी, एक्साइज ड्यूटी तो कम कर सकते हैं आप। देखिए उसके उपाय किए जा रहे हैं निस्संदेह। आप देखिए, मैंने आपको कहा ना कि उपाय करे जा रहे हैं निस्संदेह। आप देखिएगा आने वाले कुछ सप्ताह आप दीजिए, महंगाई से भारत की जनता को निजात मिलेगा और हमारी सरकार प्रयत्नशील है। आप कोई ऐसी समस्या नहीं है। और मैंने पहले भी कहा, जैसी सृष्टि वैसी दृष्टि। इनको हर अच्छी चीजों में इनको बुराई देखने की, नींद में निकालने की, विरोध करने की, अनर्गल बातें करने की, झूठा आरोप लगाने की, मिथ्या आरोप लगाने की, देश तोड़ने की बात होती है। ये कभी हमारी तुलना चीन से करते हैं, कभी पाकिस्तान से करते हैं, कभी श्रीलंका से करते हैं। वास्तविकता के धरातल पर ये कभी भी जनता के मुद्दे नहीं उठाते और जनता के जो भी मुद्दे हैं आपने देखा उसको हमारी सरकार ने ही दूर किया। चाहे ये वही कांग्रेस के मित्र रोज हमसे पूछते थे राम मंदिर बनाएंगे, डेट नहीं बताएंगे। आप देखिए भव्य राम मंदिर बन रहा है कश्मीर में, चाहे धारा 370 का समापन हो, चाहे कोरोना जैसी वैश्विक महामारी। ये कमरे के अंदर केवल ट्विटर खेलते हैं और अनर्गल झूठे आरोप लगाते हैं, मिथ्या द्वारा दूसरी चीजें दूसरा आरोप प्रत्यारोप करते हैं। लेकिन हमारी सरकार देखिएगा जी, मैंने कहा ना हमारे प्रयास जारी है और सतत रूप से देखिए महंगाई को कंट्रोल करना एक सतत प्रक्रिया है और आप देखिएगा धीरे धीरे इसके उपाय किए जा रहे हैं। आने वाले कुछ सप्ताह में देखिएगा भारत की जनता को अगर ये प्रक्रिया सफल होती आज तक तो जनता इतनी त्रस्त नहीं होती जितनी इस समय हो रही है। पल्लव जी, फिलहाल आपके पास मैं आना चाहूंगी। जिस तरीके से कह रहे हैं दीक्षित साहब ने कहा है कि महंगाई जो है एक सफल प्रक्रिया है और इस पर जल्द काम किया जाएगा, तरकीब सरकार के पास है, लेकिन क्या वो अभी तक हम नहीं जानते हैं। हालांकि सरकार के कार्य की सराहना जरूर करनी पड़ेगी। अभी पेट्रोलियम मंत्री है नितिन गडकरी, वो हाइड्रोजन गाड़ी से आ रहे हैं सदन में, वो काफी अच्छी एक पहल लगी है बीजेपी की ओर से, क्योंकि जिस तरीके से हाइड्रोजन गाड़ी अगर आती है तो पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कहीं ना कहीं देश में खत्म हो जाएगी। टेक्नोलॉजी पे आप किसी पूरे देश को नहीं चला सकते। हाइड्रोजन हो या इलेक्ट्रिक कार्स हो, ये ट्रांजिशनल टेक्नोलॉजीज हैं। हाँ, मुझे मालूम आज से 10 से 15 साल बाद इनका यूटिलाइजेशन ही प्राइम यूसेज रहेगा। आपको कंबशन इंजन मिलने बंद हो जाएंगे। मैं उस चीज से डिनाई नहीं कर रहा, मगर आज की डेट में करंट स्टेट में बीजेपी गवर्नमेंट के पास एडिशनल स्पेस है, कम से नहीं तो 16 से 17 रुपए पेट्रोल और डीजल का रेट कम करने का। उसके कारण स्टेट्स में ऑलरेडी जो सेस लग रहा है या टैक्सेशन ऊपर जो टैक्स लग रहा है वो भी कम हो जाएगा। तो आपको 21 रुपए का मार्जिन मिल जाएगा जहां आप पेट्रोल और डीजल को और इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑलरेडी 2,35,800 करोड़ रुपए कमा चुकी है पिछले 5 महीनों में सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल और डीजल के दामों के ऊपर। गवर्नमेंट के पास स्पेस भी है, गवर्नमेंट के पास पैसा भी है इस टाइम पे। जैसे कि कल भी हुआ है कि 1,42,000 करोड़ रुपए का जीएसटी आया है। गवर्नमेंट के पास बहुत स्पेस है इस टाइम पे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का। फूड इन्फ्लेशन कितना कंट्रोल कर पाते हैं ये देखने वाली बात होगी, मगर हाँ, आप पेट्रोल डीजल के दाम इमीडिएटली कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि फूड इन्फ्लेशन इस टाइम पे हमारे हाथ में नहीं है। क्योंकि यूरोप बेसिकली फूड इम्पोर्टर है, एशिया से बेसिकली फूड एक्सपोर्ट हो रहा है, क्योंकि रशियन एक्सपोर्ट्स को यूरोप एक्सेप्ट नहीं कर रहा। ठीक है, चलिए देशबंधु दीक्षित जी जवाब दे दीजिए एक बार पल्लव जी के सवाल का। इतने जब कमा लिए हैं सरकार ने, सरकार के पास स्पेस है, उसके बावजूद भी क्यों नहीं कम हो रहे हैं दाम? पल्लव
मुस्कान जी, मैंने अभी आपसे जो बातें इन्होंने कही, सरकार ने इन्होंने कहा, देखिए यही GST जो आपने कहा, इन्होंने कहा टैक्सेशन 1,48,000 करोड़ आया। देखिए टैक्सेशन चोरी करने के लिए एक प्रक्रिया थी, सारे राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ अनेकों दौरों के बैठकों के बाद GST लागू हुआ, उस पर भी इनका आरोप प्रत्यारोप रहा था। और जो आपने कहा सरकार के पास उपाय है, और अभी आप मुस्कान जी ने आपने एक उदाहरण दिया कि हमारे नितिन गडकरी जी ने हाइड्रोजन कार से जो संसद पटल पे आए एक शुरुआत। देखिए अभी हमारे मित्र ने कहा टेक्नोलॉजी, देखिए समाधान ढूंढने से मिलता है किसी समस्या का, और सरकार समाधान ढूंढ रही है, चाहे वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत हो, चाहे सोलर एनर्जी की बात हो, चाहे और अन्य स्रोत है, उपाय ढूंढे जा रहे हैं और प्रयास निरंतर किए जा रहे हैं कि हम ये जो पेट्रोल डीजल की विदेशी निर्भरता है उसको किस हद तक कम से कम करते रहे, और हमारी सरकार प्रयास कर रही है। और आप निस्संदेह देखिएगा आने वाले, मैंने कहा ना, कुछ सप्ताह में जनता जनार्दन को महंगाई से निजात मिलेगी। और मैंने कहा ना, महंगाई और पेट्रोल का ये एक दूसरे के पूरक है। देखिए जैसे जैसे पेट्रोल डीजल की महंगाई बढ़ेगी, ये तो बट नेचुरल सी बात है कि उसके साथ सभी चीजों के दाम बढ़ते हैं, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाता है और भी खर्च बढ़ जाते हैं, लेकिन हम उस पर उपाय ढूंढ रहे हैं। देखिए हाइड्रोजन भी उसका एक उपाय है, उसके अलावा भी अन्य दिक्कत, सोलर से भी चलने वाली 15 साल के जो वाहन चल रहे हैं उसको भी हमने देखा नए वाहनों में कन्वर्ट करने के बहुत सारे उपाय हमारे नितिन गडकरी जी, प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय नेतृत्व कर रहा है, प्रधानमंत्री के नेतृत्व। और आप देखिएगा आने वाले सप्ताह में जनता को निजात मिलेगी। ठीक है, चलिए ठाकुर साहब आपके पास भी मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले पल्लव जी जल्दी से अपनी बात पूरी करें, उसके बाद ठाकुर जी की बात मैं सुनूंगी। की बात नहीं हो रही, इंस्टेंट रिलीफ की बात हो रही है यहाँ पे। देशबंधु साहब, देखिए साहब, यहाँ पे इमीडिएट रिलीफ की बात हो रही है। इमीडिएट रिलीफ 7-7.5%। आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑलरेडी 7-7.5% क्रॉस कर चुका है। आपका बेसिक इन्फ्लेशन और ग्रोथ रेट मिला के आप करीबन 14% इन्फ्लेशन चार्ज कर रहे हैं इस कंट्री को। मजाक नहीं है, इंस्टेंट रिलीफ की बात हो रही है, जो कि 20 रुपए पर लीटर तक प्रोवाइड किया जा सकता है। आप लोग आधा तो प्रोवाइड कर दो। आप लोगों के पास फिस्कल स्पेस है, इस टाइम पे क्यों नहीं किया जा रहा? हेलो जी, सुन पा रहे हूँ आपको। दीक्षित साहब कुछ कह रहे हैं। देश हित के कार्यक्रमों में इन्होंने कभी सहयोग नहीं, लोक कल्याण के जितने भी कार्यक्रम हैं आपका कहीं सरोकार नहीं, और इसीलिए आने वाले 5 राज्यों के चुनाव में जनता ने आपको मुंह की खाल दिखा दी। और आपने देखा 32 चुनाव हारने के बाद भी कांग्रेस अपनी जस स्थिति में है और सुधार नहीं लाना चाहती है। तो आप ऐसे मुद्दे पर रहेंगे तो इतिहास के पन्नों में एक हो जाएंगे कहीं, और आप सुधार लाइए और सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाइए। कोई भी समस्या होती है वो देश की समस्या है, कोई कांग्रेस की समस्या। विपक्ष की कहाँ बात कर रहे हैं आप दीक्षित साहब? जो सवाल पूछा उस पर जवाब दीजिए ना आप। मुस्कान जी, मैं उसी बात पर आता हूँ, ये हर बात पे भाजपा का आरोप लगा देते हैं। बताइए, वैक्सीन कोरोना महामारी से बचाने के लिए वैज्ञानिकों का ये सतत सफलतम प्रयास था। ठीक है, और ठीक है, वैक्सीन पर नहीं जाइए, वो मुद्दे पर रहिए ना, आप इधर उधर क्यों जा रहे हैं दीक्षित साहब? ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास। ठाकुर साहब आप अपनी बात रखें। जी, पल्लव पाल साहब ने कहा सरकार के पास काफी स्पेस है तो कर सकती है, लेकिन सरकार करना नहीं चाहती। देखिए ये सारे पैसे कलेक्शन होके आज माननीय गडकरी जी जो पेट्रोलियम मंत्री हैं, जो रोड का सारा काम दिखवाते हैं, अनाप शनाप जगहों पर रोड का निर्माण होते जा रहा है। उस कंस्ट्रक्शन से अच्छा है कि लोगों को रोजगार मुहैया कराते। मुझे नहीं लगता कि जो रोड जिस ढंग से ये रोड बनवा रहे हैं उसकी जरूरत है, तो टैक्स बचा करके, पैसे बचा करके वहां ले जाते हैं, और प्राइवेट जो उनकी अपनी जो कंपनीज है इन लोगों का, उसमें जो कमीशन की बात आती है, सब कुछ दिख रहा है। पब्लिक देखिए नहीं जान पा रही है, लेकिन इंटरनली है कि जितना रोड में काम निकल रहा है, रोड में काम दिलाने के लिए कहाँ क्या पैसे लग रहे हैं, ये सब कुछ जो है ये बड़ा गेम है, इस देश के साथ बड़ा स्कैम है। ये पल्लव पाल साहब अच्छी तरह से जानते होंगे, बताएंगे आपको कि ये इतना जो रोड इंफ्रा बन रहा है, इनका जरूरत नहीं है इन रोडों का।
पब्लिक को अभी नौकरी उनका बेरोजगारी दूर करने का मुहैया कराने का रोजगार मुहैया कराने का अवसर चाहिए था उनको। भ्रष्टाचार का ये लगा रहे हैं। पेट्रोल और डीजल का और दाम 8 साल की बढ़ सरकार रहा में है, इस पर काफी हमारा स्पेस कोई कम कर ऐसा सकते हैं। बहुत जगह है, माननीय प्रधानमंत्री को जब अपनी कोई बात कोई लानी ऐसा होती नेता है नहीं तो जिसमें साल भर भ्रष्टाचार। किसान को आप वेट कराते अपनी हैं बात करिए और वो कानून भ्रष्टाचार वापस की, लेने के जो लिए कांग्रेस और पार्टी जबरदस्ती पूरी कानून पास भ्रष्टाचार करवाते के हैं। ये आरोप में बहुत डूबी सारी डूबी चीजें है। मैंने कहा इसके पहले कि युवा हिटलरशाही है राजपुरा का सरकार पूरा की, ये इनकी खानदान जो रवैया है ठीक नहीं है जनता के तेल प्रति। पर टूटा हुआ अभी है। जब चुनाव आप हो रहे अपनी थे बात 5 करिए, स्टेट आप में, एक भाजपा की बार भी बात मत पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम नहीं बढ़ा। महंगाई पे बिल्कुल कंट्रोल था सरकार का, लेकिन इनके मन में साफ था कि जैसा ही चुनाव खत्म होगा और हम उस पर महंगाई का बोझ डालना शुरू करेंगे जनता पे। ये बिल्कुल सुनियोजित तरीके से केंद्र सरकार यह काम कर रही है, लोगों पे बोझ डाल रही है और जितने पूंजीपति है उनको बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, पूंजीपति को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उनका लोन माफ करते हैं। किसानों का लोन कितना माफ कर पाते हैं देखिए, किसान के अकाउंट में 6,000 5,000 रुपया डाल देते हैं, इससे लगता है कि पूरा इनकी जिंदगी कट रही है। तो जो वेलफेयर और सोशलिज्म की बात आई थी वल्लभ भाई साहब, यही पे सब कुछ दिखता है। लोगों को यदि सरकार चाहे तो इसको बराबर कर सकती है, लेकिन करना नहीं चाहती है। मन से नहीं पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं ठाकुर जी, पहले अध्ययन अध्यापन कर लीजिए, यही आपकी मानसिक विकृति रही ना, तो फिर आप कहाँ जरा आप चले जाएंगे कांग्रेस पार्टी। मन से पेट्रोल डीजल, आपको मालूम है पेट्रोल और डीजल की महंगाई पे कितने कारक होते हैं। भारतीय जनता पार्टी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाना चाहती है, हमने मन से बढ़ा दिया, सरकार चुनाव के बाद बढ़ाया, चुनाव से पहले कम कर दिए। साहब तो कौन बढ़ा रहे हैं? अरे ठाकुर साहब आप यह बताइए, मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, पेट्रोल डीजल के दाम मन से बढ़ते हैं, इसके लिए बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय फैक्टर्स होते हैं। नहीं ठीक है, मैं समझ रहा हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से हम परचेज करते हैं, नहीं आपने तो बोला, आप अपने शब्दों को देख रहे हैं। समझ रहा हूँ, लेकिन सरकार आप अपने सब्सिडी सब कहाँ से आया? सब्सिडी क्यों नहीं लगा रहे हैं? पहले इन्होंने रोक लिया, चुनाव के बाद इन्होंने डाल दिया। इस टाइप के समय भी यूक्रेन और बंद उसका करिए, युद्ध चल ही रहा थोड़ा था। सा अध्ययन अध्यापन करिए। यही मानसिकता जो है ना कांग्रेसी, यही मानसिकता जो है आप लोगों को मानसिकता नहीं है ये चुनाव के समय भी यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा था। आप ये बताइए कि उस समय क्यों नहीं बढ़ा? उस समय क्यों रोक लगा के रखे थे? सरकार क्यों रोक लगा के रखा था महंगाई पे? उस समय से लगातार बढ़ाते जाते। नहीं, आप पहले देखिए, प्रश्न का उत्तर प्रश्न नहीं मैंने पूछा, आपने कहा मन से बढ़ता, मन से पेट्रोल डीजल। आपने जीएसटी क्यों नहीं लागू कर दिया? आपकी 10 वर्ष की सरकार थी। आप तो कहते हैं प्राइवेट, आपने श्री नितिन गडकरी जैसे जिम्मेदार मंत्री पर जिनके कार्य की भूरी प्रशंसा विपक्षी पार्टियां भी करते हैं, आप कहते हैं उनकी निजी कंपनी में। आपकी कांग्रेस पार्टी जमीन से लेकर आकाश तक, आपके ही एक स्वर्गीय प्रधानमंत्री का कथन था, 1 रुपया बेचते तो जमीन पर आते आते 15 पैसे बढ़ते थे, 85 पैसे भ्रष्टाचार की दलदल में गड़ जाते थे। आप आरोप की प्रत्यारोप की बात करते हैं। जिस कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार के इतने बड़े बड़े आग हैं, जमीन से लेके आसमान तक आपने बेच डाला, आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं। देखिए साहब, आ रही हूँ मैं एक बार फिर से आपके पास। पल्लव जी आपके पास फिलहाल मैं आना चाहूंगी। दोनों की बातें आपने सुनी, दोनों प्रवक्ताओं की बातें सुनी, लेकिन अगर आंकलन करें प्रधानमंत्री के कार्यकाल का, तो मोदी और मनमोहन किसके कार्यकाल को आप बेहतर समझते हैं इकोनॉमी के मामले में? मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे ही कब? वो तो कठपुतली थे। अगर उनकी पॉलिसीज जेन्युइनली इम्प्लीमेंट की जाती तो आज इतनी प्रॉब्लम्स ये कंट्री फेस नहीं कर रहा होता। ये मेरा भी मानना है और मोदी जी का भी मानना है। जहाँ तक बात है आपके ठाकुर साहब की बात की कि रोड्स में जो रोड्स का जो कंस्ट्रक्शन है वो स्कैम है, नहीं, वो हिंदुस्तान का एक कैपिटल गुड्स फॉर्मेशन की एक पॉलिसी है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट और कैपिटल गुड फॉर्मेशन की पॉलिसी होती है जो हर सरकार को, चाहे वो कांग्रेस सरकार हो चाहे वो बीजेपी सरकार हो, वो फॉलो करनी पड़ती है। दैट इज पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। मजाक नहीं है ठाकुर साहब। कैपिटल गुड्स फॉर्मेशन वैसे इस देश में बहुत कम है। जहां तक बात है बीजेपी गवर्नमेंट के पास बहुत स्पेस है इस टाइम पे, बहुत आराम से प्राइसेस रिड्यूस की जा सकती हैं पेट्रोल और डीजल की। इन लोगों की आपस की तू में देश का नुकसान हो रहा है और किसी का नुकसान नहीं हो रहा।
बिल्कुल, चलिए दोनों से सवाल है, बीजेपी से कि आप कर सकते हैं लेकिन आपकी आपस की तू-तू में देश का नुकसान हो रहा है। और ठाकुर साहब उससे पहले आप जवाब दे दीजिए पल्लव जी के जवाब सवाल का। जब इन्होंने कहा कि एक मैनेजमेंट है, इकोनॉमी का मैनेजमेंट होता है, फिर तो इसको खुलेआम उसको लिख देना चाहिए था 7%, 8% जो होता है। ऐसा नहीं है। देखिए, जितना काम का फ्लो होगा उतने पैसे उनके पास आते हैं। और बेवजह का रोड, मैंने कहा कि बेवजह का रोड नहीं बनना चाहिए। जहाँ तहाँ रोड बनना जरूरी है, लेकिन जहाँ जरूरत है उतना ही बनना चाहिए। हम तो देख रहे हैं ना, चाहे वो झारखंड हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, किसी जगह में जो रोड रिक्वायरमेंट है, एक्सप्रेसवे की जरूरत है जहाँ उतना बने, लेकिन उसको 3 चरण में, 4 लेयर में, 5 लेयर में इतना अभी जरूरत नहीं है जरूरत। लेकिन जिस ढंग से व्यवस्था को हमको बनाने की जरूरत थी उस ढंग से वो नहीं हो पा रहा। मुस्कान, मैं 1 मिनट बीच में आना चाहूंगा। मुस्कान, मैं 1 मिनट बीच में आना चाहूंगा। जी पल्लव जी। ये लोकल स्टेट गवर्नमेंट, जब किसी स्टेट में ऑर्डर पास हो जाता है, NHAI के अलावा जो भी ऑर्डर्स होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करती है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। वो NHAI जो रोड बनाता है उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है, और वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं होती है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं होती है। NHAI के कॉन्ट्रैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि कितने चरण में और कितना काम होगा। जब हाईवेज बनते हैं, स्टेट हाईवेज बनते हैं, तो वो उन कॉन्ट्रैक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और वो अपने कॉन्ट्रैक्ट से बाध्य होते हैं। ठाकुर साहब, जितना आसानी से आप इसको घुमा रहे हैं, ट्विस्ट कर रहे हैं, उतना आसान नहीं है। मैं घुमा नहीं रहा हूँ, मैं स्टेट हाईवे की बात नहीं कर रहा हूँ। NHAI जो रोड प्रोजेक्ट लेकर के आते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। NHAI खुद कितने कंस्ट्रक्शन करता है ठाकुर साहब जी? NHAI खुद कितने कंस्ट्रक्शन करता है हाईवे के? खुद कंस्ट्रक्शन नहीं करता है, उसको करवाया जाता है ना NHAI। वही चीज मैं कह रहा हूँ। वो फेज वाइज जो मैनर होता है किसी भी कंस्ट्रक्शन का, वो NHAI पहले से प्रिस्क्राइब करता है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होता है। DPR कौन बनवाता है? डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट NHAI सबमिट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को। उसके बाद उसके सेंट्रल गवर्नमेंट के CPWD के इंजीनियर उसको पास करते हैं। उसके बाद उसका वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद वो फेज वाइज मैनर में NHAI अप्रूव करती है। DPR बनाने के लिए NHAI को आदेश कौन देता है? माननीय गडकरी जी देते हैं, उनके मंत्रालय देते हैं, स्टेट गवर्नमेंट नहीं देता उनको। मैं वही कह रहा हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट का इनपुट होता है ठाकुर साहब। होता है। स्टेट गवर्नमेंट के बिना सहमति का नहीं हो सकता वो। बस फिर कई जगह जहां उनकी सरकार नहीं है वहां पे रोका गया है कि नहीं, ये रोड रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं झारखंड में बता रहा हूँ कि झारखंड में पिछले साल गडकरी जी का एक आया था वहां पे, तो उन्होंने कहा नहीं, ये रोड का रिक्वायरमेंट नहीं है, अभी हम लोग यहाँ पे रोड नहीं बना सकते, रोक दिया गया उनको। इसी ढंग से पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां रोडों का रिक्वायरमेंट नहीं है फिर भी वहां सड़कें बन रही है। मेरा कहना है कि इन्वेस्टमेंट हो, लेकिन केवल उस क्षेत्र में नहीं हो जहां रिक्वायरमेंट, फिर बनेगा रोड। उसी पैसे को कमा करके आप रोड का टैक्स लेना। ठाकुर साहब, आपको लगता होगा कि बॉर्डर्स में भी रोड कंस्ट्रक्शन बंद हो जाना चाहिए? क्या बोले? इस हिसाब से तो बॉर्डर्स पे भी कंस्ट्रक्शन बंद हो जाना चाहिए रोड्स का। बॉर्डर पे तो बनना ही चाहिए। अरे बॉर्डर तो हमारी सुरक्षा का प्रश्न है, हमारे ट्रैफिक फास्ट जाएंगे, हमारे सैनिक फास्ट जाएंगे वहां पे, बनना ही चाहिए। मैं बॉर्डर की बात नहीं कर रहा हूँ। ठाकुर साहब, एक मेरी बात सुने। जो भी रोड बनती है उसकी आगे कनेक्टिविटी के इश्यूज पहले बने हुए होते हैं। प्लीज कैपिटल गुड्स फॉर्मेशन को इस कंट्री के अंदर मत रोकिए, बड़ी मुश्किल से हुआ। हम रोक नहीं रहे हैं, मैंने कहा कि जहां रिक्वायरमेंट है वहां बने, मैं रोक नहीं रहा हूँ। स्टेप वाइज बनना चाहिए, उन पैसों का इन्वेस्टमेंट कहीं और भी हो सकता है, ये कहा। फिर वो बैसाखियों की सब्सिडी की बैसाखियों की बात आ गई। बैसाखी नहीं है, बैसाखी नहीं। आप चाहेंगे कि पूरा कनेक्टिविटी बना लें और फिर हम काम कर, ऐसा नहीं हो सकता। कनेक्टिविटी होनी चाहिए जहाँ रिक्वायरमेंट उतना तक, रिक्वायरमेंट के बाद रिक्वायरमेंट के इंटरनल में नहीं होना चाहिए, जहाँ जरूरत उतना ही बनना चाहिए। जी पल्लव साहब। ठीक है जी पल्लव जी।
इस देश में बहुत सालों बाद कैपिटल गुड्स फॉर्मेशन शुरू हुआ है। मेरे हिसाब से शायद 1980 में लास्ट मेजर कैपिटल गुड्स फॉर्मेशन हुआ था, जहाँ तक मुझे याद, जो मैंने पढ़ा है उसके हवाले से कह रहा हूँ। 1980 के दशक में लास्ट बेसिक जो हुआ था, उसके बाद अब 2019 के बाद फर्स्ट टाइम हम लोग कैपिटल गुड फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, जो कि भारत सरकार की 2007 की रिपोर्ट है, 2012 की रिपोर्ट है और 2017 की रिपोर्ट है। इस हिंदुस्तान में बेसिक कैपिटल गुड फॉर्मेशन नहीं हुआ है। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की खुद की रिपोर्ट है जो प्राइवेटली टेबल पर पड़ी हुई है, और इसके ऊपर 18 से 20 आर्टिकल मेजर फाइनेंशियल डेली में छप चुके हैं। हम लोग प्लीज नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल इम्पोर्टेंस के इश्यूज को प्लीज टीवी पे इस तरह से बिल्कुल नहीं करें, इस तरह से उसको रेत के पीछे नहीं। बड़ी मुश्किल से हम लोग ट्रैक पे आने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत मुश्किल से हम लोग सब्सिडी की बैसाखियों से दूर जा रहे हैं। प्लीज हमें उस बैसाखियों से दूर रखिए। हम लोग ये बात पलक जी आज की नहीं है, ये बात आज की नहीं है। देखिए, कांग्रेस को तो इस समय समझ पाना नामुमकिन सी स्थिति हो गई है। बीजेपी आरोप लगाती थी कथनी और करनी में, वो देखने को मिल रहा है अब। जो हालात बीजेपी क्रिएट कर रही है बहुत अच्छे नहीं है कांग्रेस से, मगर हाँ, पहली बार हम लोग कैपिटल गुड फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, वो होनी चाहिए। पहली बार हम देश में एक जनरल स्कीम्स की बात कर रहे हैं, जहाँ एमएसएमई फंडिंग की बात कर रहे हैं। जैसे कि यूएस में जिसको पीपीपी लोन्स कहा जाता है, उस तरह की पॉलिसी को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, गवर्नमेंट के पास मैं मानता हूँ पेट्रोल और डीजल प्राइसेस कम करने की चीज है, मगर अगर वो ना कम करके उस पैसे को फिर से कैपिटल गुड फॉर्मेशन में लगा के तो उसका अगेंस्ट में नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए दीक्षित साहब के पास मैं जाना चाहूंगी। दीक्षित साहब, आपसे भी सवाल पूछा था पल्लव जी ने, उसका जवाब दे दें और सीधा सा जवाब दीजिएगा। एक बार प्रश्न आप रिपीट करते हैं। पल्लव जी ने कहा था कि सरकार के पास पेश है, इतना कमा लिया पेट्रोल डीजल पर सरकार ने, तो और जनता को कुछ राहत दे दें आप। नहीं तो मुद्दा मैंने कहा ना, सरकार उपाय कर रही है और आने वाले कुछ सप्ताह देखिएगा जनता को बिल्कुल राहत मिलेगी। 8 लाख करोड़ सरकार चलिए ठीक है, सुनिए दीक्षित साहब एक बार सुन लीजिए, कुछ कह रहे हैं पल्लव जी। को बिल्कुल महंगाई से एक बार एक सवाल उनका सुन लीजिए पल्लव जी। कोरोना काल से लेके अब तक 8 लाख करोड़ कमाए सरकार ने एडिशनल टैक्सेशन से पेट्रोल और डीजल से। क्या कहना चाहेंगे दीक्षित साहब? नहीं पल्लव जी, देखिए इस बात पे तार्किक आपने कहा 8 लाख करोड़ कमाए, तो उसके एवज में आपको बता दें कोविड का कोरोना काल में 80 करोड़ भारत के 80 करोड़ लोगों को हमने भोजन की भी व्यवस्था की, और भी सारे दवा वैक्सीनेशन को ट्रांसपोर्टेशन के लिए अदत्त स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर कांग्रेस की सरकारों में कैसा रहा, उसको भी सुधार करने के लिए सरकार किसी मद में अगर एक पैसा लेती है उसको कहीं अन्य जगह पे खर्च कर सकती है। और आप जानते हैं लोगों की जीवन भी बचाया और लोगों की जीविका की भी व्यवस्था की, रोजी रोजगार की भी व्यवस्था की। आज भी आपने देखा 80 करोड़ लोगों को हमारे भोजन की व्यवस्था कर रही है सरकार, और भी बहुत सारे किसानों को आपने देखा किसान सम्मान निधि देकर किसानों को सम्मान बढ़ाया गया। तो ऐसा नहीं है कि 8 लाख करोड़ रुपया अगर सरकार ने कलेक्ट किया तो वो बांटती नहीं है। राज्यों का अनुदान भी मिलता है, केंद्र सरकार अपना केंद्र अनुदान देती है, और जहां भी लोक कल्याण के हित की बात आती है सरकार पैसा खर्च करती है। और आप यह जान लीजिए कि लोग हमारी सरकार प्रतिबद्ध है जनता के लोक कल्याण के हित के लिए जो भी फैसले लेने होंगे वो लेगी, और जनता जनार्दन के हित का विकास ही हमारा अंतिम प्रयास है। और सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विश्वास के साथ ही हमारी सरकार जो है इसी मूल उद्देश्य से बढ़ती है। और निसंदेह देखिए सबका प्रयास रहेगा। तो मैंने कहा ना, आने वाले कुछ सप्ताह में महंगाई जैसी मुद्दे से भी हम जनता को निजात दिला सकेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात तो आप अपना जो एक स्लोगन है वही आप भूल गए हैं, सबका साथ सबका विकास की बात आप कर रहे हैं,
और दूसरी बात जीएसटी कलेक्शन की जो आप बात कर रहे हैं, आपने कहा कि आप राज्य सरकारों को तमाम पैसे देते हैं, लेकिन जीएसटी कलेक्शन जब भी पेट्रोल डीजल के नाम पर पूछा जाता है राज्य की सरकारों से, खुद कांग्रेस ये बात कहती है कि हमारे पास जीएसटी कलेक्शन का पैसा नहीं आया, हम कैसे कम कर दें। मुस्कान जी देखिए, जैसा आपने कहा पल्लव जी की मैं बात कर रहा था, मैं अपना मूल आपने कहा स्लोगन नहीं भूला। जैसे पल्लव जी ने कहा 8 लाख करोड़ आए हैं, तो आप 8 लाख करोड़ सरकार एक चीज बता दे, मैं इनको अब तार्किक अगर ये बात करते हैं और बहस करें तो किसी दिन आप मुद्दा रख लीजिए। अगर जनता सरकार के पास 1 रुपया आता है तो सरकार के पास विभिन्न विभाग है और सभी का समायोजन और सभी जाति वर्ग संपूर्ण भारतवर्ष का एक परिवार है, और जिस विभाग में जरूरत पड़ती है सरकार पैसे देती है। हमारी सरकार जो है लोक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और लोक कल्याण के विकास के लिए कोई भी ऐसे कार्य है जिसकी जरूरत पड़ेगी वह करेगी, और समय समय पर चाहे कैसी भी कठिन परिस्थितियां आई हमने उनका सामना किया और जनता को उससे बाहर ठीक है, समय समय पर कठिन परिस्थितियों का सामना किया दीक्षित साहब, ये बात ठीक है आपकी, लेकिन पल्लव जी एक सवाल मैं आपसे समझना चाहूंगी, एक बात समझना चाहूंगी। अब जिस तरीके से आपने कहा कि कोरोना काल से अभी तक 8 लाख करोड़ कमाए हैं, उससे ज्यादा कमाए हैं सरकार ने, लेकिन अब दीक्षित साहब का इस पर ये बयान सामने आया, उन्होंने साफ कहा कि उसमें हमने राज्य सरकारों को भी दिए, कोरोना काल में जो दवाइयां आई है, वैक्सीनेशन हुआ, सर्टिफिकेट्स तमाम दिए गए, लोगों को राशन दिया गया, उस पर वो पैसे लगे। लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एक सेकंड ये 8 लाख करोड़ उन सब खर्चों के बाद है। मैं वही कह रही हूँ पल्लव जी, और ये 8 लाख करोड़ तो अलग है। अगर कोरोना काल की बात करें तो उसमें तो पता नहीं कितने ही आम लोगों ने, कितनी सेलिब्रिटीज ने उनको सहायता की, सरकार को पीएम केयर फंड में कितने पैसे आए हैं, और पीएम केयर फंड की भी अभी हाल ही में एक जो आंकड़े हैं वो जारी हुए थे, उसमें से बताया गया कि मात्र 36% इस्तेमाल हुआ उसे जो फंड उसमें आया था। दीक्षित साहब मैं आ रही हूँ आपके पास, पल्लव जी से मेरा सवाल था। पीएम रिलीफ फंड, पीएम केयर फंड तो रिक्रिएट किया गया था, वो उसके ऊपर बहुत सारे सवाल हैं, उसको ज्यादा डिस्कशन के रूप में रखा जाए तो वो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी तक सुप्रीम कोर्ट में भी क्लियर नहीं हुई है, तो हम उन डिस्कशन में नहीं जाए अभी, ना तो इतना समय है ना इतना लंबी बातचीत की जगह है। हाँ, हम लोगों के पास सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इस टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास इतना फिक्सल स्पेस है जहाँ वो लोग आम जनता को रिलीफ दे सकते हैं। ठीक है, इतना स्पेस है कि आप आम जनता को रिलीफ दे सकते हैं। दीक्षित साहब समय भी कम है, जल्दी से अपनी बात पूरी करिएगा। चलिए, संपर्क उनसे टूट गया है। ठाकुर साहब आप अपनी बात रखिए, आखिरी कमेंट आपका। जी, हम भी वही चाहते हैं कि काफी स्पेस है केंद्र सरकार के पास, जिस ढंग से चुनाव की गतिविधियों में उस समय महंगाई कंट्रोल रहता भी, कंट्रोल रखने की जरूरत है, आम जनता को राहत दे, हम सरकार से ही आग्रह करते हैं। पल्लवी मुस्कान जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। समय मुझे इतनी ही इजाज़त देता है, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से ये बात कही जा रही है और अब लगातार जनता भी उम्मीद जता रही है कि जल्द से जल्द सरकार जो है वो अब इस महंगाई को कम करे, और जिस तरीके से खुद अर्थशास्त्री जो है उन्होंने भी ये बात बताया साफ तौर पर कि ये जो सरकार के पास पैसा है, सरकार के पास स्पेस पूरा है और सरकार जनता को राहत इसमें दे सकती है, लेकिन कार्य योजना क्या होगी, क्या तरकीब होगी सरकार की, वो ही देखने को होगी। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे एनबी न्यूज़। नमस्कार।